हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल हरियाणा एजुकेशंस। इस वीडियो के अंदर हम चंडीगढ़ के अंदर जो टीजेटी साइंस नॉन मेडिकल का जो सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था 2024 में, उसके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है ब्रैग स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव 111 प्लेन्स। मतलब जो प्लेन है दो लगातार बिटवीन सक्सेसिव प्लेन का मतलब होता है कि अगर आपको प्लेन्स गिवन है पैरेलल, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है, जिसको हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। जैसे मान लो एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, तो इनके बीच में जो दो प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम कहते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ब्रैग स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव मतलब लगातार दो लगातार प्लेन के बीच में डिस्टेंस को हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। प्लेन्स इन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल विद लेटिस कांस्टेंट ए क्या है? लेटिस कांस्टेंट है। इज 3a अंडर द रूट 3a ए बाय रूट 3 ए बाय 3। तो देखो ए यहाँ पर क्या गिवन है? लेटिस कांस्टेंट। अब हमें 111 प्लेन्स गिवन है, तो ये जो फर्स्ट लिखा होता है वो एच होता है, के और एल गिवन है। इनको आप कहते हैं मिलर इंडाइसिस गिवन है उस प्लेन के। जो आपको जो पैरेलल प्लेन्स है ना, उनके मिलर इंडाइसिस दिए हुए हैं। फॉर क्यूबिक क्रिस्टल से पहले अगर हम जनरल बात करें कि दो प्लेन के बीच में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है वो 1 बाय अंडर द रूट एच स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर के इक्वल होती है फॉर क्यूबिक क्रिस्टल। अब हमें पता है यहाँ पे एच के और एल क्या होते हैं? मिलर इंडाइसिस होते हैं। ए बी सी क्या होते हैं? लेटिस कांस्टेंट्स होते हैं। लेकिन फॉर क्यूबिक क्रिस्टल के लिए क्या होता है? ए बी और सी जो लेटिस कांस्टेंट थे वो बराबर हो जाते हैं और हमने उनको ए के इक्वल ले लिया। तो जो डी होगा फॉर क्यूबिक क्रिस्टल के लिए वो कितना होगा? अगर यहाँ पर भी मैं ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो ए आएगा और वो ए ऊपर चला जाएगा। तो ए बाय अंडर द रूट एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। अब हमें किसके लिए निकालना है? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है तो आपका क्यूबिक क्रिस्टल ही ना, लेकिन उसके लिए किस प्लेन के लिए निकालना है? 111 के लिए। तो इस फॉर्मूले में हम h की जगह 1 रख देंगे, k की जगह 1 रख देंगे और l की जगह 1 रख देंगे। और इस क्वेश्चन में जो लेटिस कांस्टेंट है वो भी आपको कितना गिवन है? a। और हमने भी कितना लिया हुआ था? ए। अगर और कोई सिंबल रखा होता, कह देता लेटिस कांस्टेंट बी है, तो ए की जगह हम बी रख देते। अगर लेटिस कांस्टेंट पी गिवन होता तो ए की जगह पी रख देते। अगर लेटिस कांस्टेंट क्याऊ गिवन होता तो क्याऊ रख देते। ठीक है, तो अगर हम इसमें एच के और एल की जगह 1 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस 3, तो ए बाय रूट 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा ए बाय रूट 3। तो इस तरह से आप दो प्लेन्स के बीच में या सक्सेसिव प्लेन्स के बीच में स्पेसिंग निकाल सकते हो या इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाल सकते हो। और अगर आपको एच के एल की वैल्यू 1 1 1 गिवन है, अगर कोई प्लेन्स गिवन हो तो आप एच के एल की वैल्यू रख के कर सकते हो। और इन जनरल आपको ये गिवन है, तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन क्या था? द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद, मतलब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेव नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ रेडिएशंस, वेव नेचर ऑफ ऑल मटेरियल पार्टिकल्स। तो हमें पता है कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या है? कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल है, अगर उसका मास m है और वो v स्पीड से मूव कर रहा है तो उससे एक वेव एसोसिएट होती है। मीन्स अगर वो मासिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मासिव ऑब्जेक्ट समझते हो? मासिव ऑब्जेक्ट का मतलब जिसका मास हो, चाहे वो लाइट हो,
चाहे वो हैवी हो, चाहे वो कम मास हो चाहे ज़्यादा मास हो। तो अगर मास कम हो चाहे ज़्यादा हो, अगर वो मूव कर रहा है तो उससे एक वेव एसोसिएट होती है जिसको हम डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव कहते हैं। तो डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव की जो वेवलेंथ होगी उसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, और वो लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी के इक्वल होती है। या लैम्डा इक्वल टू पी क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये क्या होता है, पी मोमेंटम है उस ऑब्जेक्ट का, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये तो सभी ऑल मटेरियल पार्टिकल के लिए वैलिड है ना। तो इज एसोसिएटेड विद वेव नेचर ऑफ ऑल मटेरियल पार्टिकल। तो इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी आ गए, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, कोई ऑब्जेक्ट 5 किलो 10 किलो सभी ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर कोई है, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब हमें पता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, लेकिन वो कैसे होते हैं, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों टाइम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वेरी करते हैं। लेकिन इनका जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 0 डिग्री। मीन्स ये दोनों सेम फेज में होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम फेज में होते हैं, मतलब वो दोनों एक साथ मैक्सिमा पे जाते हैं, एक साथ मीन पोजीशन पे आते हैं और एक साथ मिनिमा पे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल का या कितना फेज डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, 0 डिग्री। और 0 डिग्री को अगर रेडियन में भी लिखोगे तो भी 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट जिसको आप कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स ए फ्री पार्टिकल कैन पोसेस, मतलब अगर कोई फ्री पार्टिकल है, अगर कोई फ्री पार्टिकल होगा तो उसके पास जो एनर्जी लेवल्स होंगे, मतलब उसकी एनर्जीज क्या हो सकती है, डिस्क्रिएट एनर्जी मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, या कॉन्टीन्यूअस एनर्जी का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है एनर्जी की, ओनली वन सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी, या नन ऑफ द अबव। ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये हम फ्री पार्टिकल के केस में जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई फ्री पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो कॉन्टीन्यूअस एनर्जी होती है, कोई भी वैल्यू रख सकता है वो। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी आंसर होगा आपका। तो ये आप क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं कि फ्री पार्टिकल के पास कोई भी वैल्यू हो सकती है एनर्जी की, तो ये क्या हो सकती है आपकी, कॉन्टीन्यूअस एनर्जी रखता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेग्लेक्टिंग द वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, मतलब जो मास है ना वो वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस, मतलब जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो v है ना, v का मतलब जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है या स्पीड ऑफ, देखो द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है ना वो बहुत 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 कम है c से। जब कम है तभी तो मास चेंज नहीं होगा, नेग्लिजिबल वेरिएशन आएगा जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई सिंबल किसको गिवन है, ई सिंबल गिवन है काइनेटिक एनर्जी को। तो अगर हमें पता हो कि जो वेव एसोसिएटेड होती है वो h बाय पी के इक्वल होती है, और हमें ये भी पता है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम इसको ऊपर भी m से डिवाइड कर दें और नीचे ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दे और m से क्या कर दे, डिवाइड, तो ऊपर तो m इंटू वी, तो p किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर ऊपर क्या बन जाएगा, p स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें E गिवन था तो ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि p को क्या लिख सकते हैं हम, p स्क्वायर को
2m इंटू में ई, तो मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा, अंडर द रूट 2m ई। तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, h बाई अंडर द रूट 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी। ये याद भी रखना, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस में लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी अगर गिवन हो तो वेवलेंथ ऐसे दी जाएगी, अगर मोमेंटम गिवन हो तो वेवलेंथ ऐसे दी जाएगी, और मास और वेलोसिटी गिवन हो तो ऐसे दी जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ये है। तो लैम्डा जो है वो किसके इन्वर्जली है, देखो ई पे पूछ रहा है तो ई की पावर हाफ के इन्वर्जली प्रोपोर्शनल है। इसको ऊपर लेके जाओगे तो लैम्डा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ई की पावर माइनस के हाफ के। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया कि जो वेवलेंथ जो एसोसिएटेड होती है वो काइनेटिक एनर्जी की कितनी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, माइनस हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ई की पावर माइनस का हाफ। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो के अंदर हम 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 5 क्वेश्चन आगे करेंगे इसी टेस्ट के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका शेयर सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेंगे अदर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग वीडियो।